सो हेलो टेंथ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं साइंस वन दैट इज पार्ट वन का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर से आपको मोटा मोटी एक आइडिया तो मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम लोग पार्ट वन की बात करेंगे जिसमें साइंस का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर पूछा गया है। तो फटाफट जाके देख लो कौन कौन से तीनों चैप्टर है, उनका एक बार रिवीजन कर लेना जरूर और फिर जाके क्वेश्चन पेपर मेरे साथ में सॉल्व करना शुरू करना। तो इस पार्ट वन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1A आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा जिसके अंदर दोनों के दोनों आपको एमसीक्यू पूछे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको स्टेट्स द लॉज पूछे हैं, 2 लॉज यहाँ पे पूछे 1-1 मार्क्स का सिर्फ। 1 के सी के अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग एनी टू, कोई भी दो एक्सप्लेन करने, जैसा स्केप वेलोसिटी हो गया, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया या एटॉमिक रेडियस हो गया। इन तीनों सवाल में से कोई भी आपको दो सॉल्व करने हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1 का डी। इसके अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है, वो 2 मार्क्स का सवाल है। और ई के अंदर आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बड़े धीमे धीमे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल दो और फटाफट मेरे साथ में इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले एक बात कि आपके लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए हमने और बहुत सारे पेपर अपलोड किए। जैसा 10th स्टैंडर्ड की हम लोग बात करेंगे, 10th स्टैंडर्ड एसएससी के आप ये पेपर देख सकते हो। ये हमारा ज्योमेट्री का पेपर है, लुक एट दिस, ये पेपर ज्योमेट्री का है। फिर हमने 10th एसएससी फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए अलजेब्रा का पेपर भी अपलोड कर दिया है, बराबर ना। फिर हमने एक बीपीटी थ्योरम वाला वीडियो अपलोड किया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर का वन शॉट आईएमपी अपलोड किया है। उसी तरीके से हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वन शॉट आईएमपी अपलोड किया है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके क्रिस्टल कॉन्सेप्ट सर्च करोगे और वीडियोस वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको ये सारे वीडियोस दिखने लग जाएंगे। ठीक है। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन द हेलोजन ग्रुप इज, हेलोजन ग्रुप में एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले तो जो आईएमपी वाला वीडियो था, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए कि कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जिसमें उसमें मैंने ये वैलेंसी के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। यहाँ पे देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेयर ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंसी का डेफिनेशन नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन है। तो फिर वैलेंसी कैसा पता करते हैं, तो मैं समझाता हूं। देखो वैलेंसी कैसा पता करेंगे हम लोग, तो उसके लिए अपन अपने टेक्स्ट बुक में ये वाले पेज पे आप चले जाओ, आपको पता होगा ये कहाँ पे होगा, ढूंढो, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिल जाएगा। हम जाएंगे हेलोजन नंबर के पास, हेलोजन वाले एलिमेंट्स के पास। तो हेलोजन वाला जो ग्रुप होता है वो होता है ग्रुप नंबर 17। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाइन मार दो इस तरीके से, और यहाँ पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चेक करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। जैसा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इनको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसा यहाँ पे देखो 4 है, तो ये 4 के पीछे ये जितने भी एटम है या एलिमेंट्स है, इनकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। मतलब इसकी वैलेंसी अगर पूछूंगा तो 1, इसकी वैलेंसी अगर पूछूंगा तो 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। बट अगर मैं पूछूंगा नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन तक वैलेंसी कैसा निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 लिखा है। तो वैलेंसी कैसा निकालेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी कितना आ गया, 3। उसी तरीके से यहाँ पे 6 लिखा है, तो वैलेंसी कैसा निकालेंगे, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी आ गया 2। और अब बात करेंगे हेलोजन ग्रुप की, तो वैलेंसी कैसा निकालेंगे, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी आ जाएगी 1। बात समझ में आया। तो हेलोजन ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। आज के बाद भूलना नहीं वैलेंसी कैसा निकालते हैं। तो मतलब हमारा यहाँ पे वैलेंसी जो आंसर है हेलोजन ग्रुप का वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल इज डैश प्रोसेस, मतलब जो आयरन मतलब लोखंड को जो जंग लगता है उस वो कौन सी प्रोसेस होती है, सारे रिएक्शन से। देखो लोखंड को जंग लगना मतलब सिंपल है कि एक तरीके से लोखंड मतलब फेरस होता है, और फेरस को हम एयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है। फेरस का, लोखंड का एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में हो जाता है रिएक्शन, और वो बना देता है फेरस ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, बराबर ना। फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। और इसी को एक तरीके से अपन रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक मेटल था फेरस नाम का, आयरन नाम का, उसके साथ ऑक्सीजन क्या गया, मिल गया, ऐड हो गया, कंबाइन हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं।
डॉबेराइनर्स ट्रायड, एक्सप्लेन करना है डॉबेराइनर्स ट्रायड का जो लॉ था वो क्या बोलता है डॉबेराइनर्स ट्रायड्स। तो इसका भी मैंने आपको आईएमपी वाले वीडियो में बता रखा, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे केमिकल एंड फिजिकल लिखते थे, फिजिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रायड्स। क्या नाम दिया, उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, और तीनों एलिमेंट को मिला के उसने क्या नाम दे दिया, तीनों एलिमेंट को मिला के उसने नाम दे दिया ट्रायड। क्या नाम दे दिया, ट्रायड। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसने क्या किया, ही अरेंज 3 एलिमेंट इन द ट्रायड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था उसको पहले रखा, फिर सबसे बड़े, फिर बड़े वाले को, और फिर सबसे बड़े वाले को, इस तरीके से उसने अरेंज कर दिया। बराबर। ही शो दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट मतलब यहाँ पे ये देखो, ये मिडल वाला हो गया, इसका एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, was equals to the मीन मतलब क्या, मीन मतलब डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। मतलब मान लो इसका एटॉमिक मास A1 है, इसका एटॉमिक मास A2 है, इसका एटॉमिक मास A3 है, तो अगर आपको मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए तो दोनों एंड वाले एलिमेंट A1 और A3 का क्या ले लो, मीन ले लो। मीन मतलब क्या कर दो, उनको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो आपको उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये हमें डॉबेराइनर्स ट्रायड जी ने बताया, जैसा आपको ये वाले टेबल में दिख रहा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो एग्जांपल में, एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख के आ सकते हो कि जैसे हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 था, पोटेशियम का एटॉमिक मास आप यहाँ देख सकते हो 39.1 था। दोनों के एटॉमिक मास को हमने ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, और हमें बीच वाले का एटॉमिक मास मिला, मतलब सोडियम का, जिसका एटॉमिक मास देखो कितना है, 23.0 देखो, मिला कि नहीं मिला। इस तरीके से आप डॉबेराइनर्स ट्रायड सॉल्व कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन, मतलब क्या कि ये देखो, ये प्लेनेट है और ये हमारा सन है, इसको एक लाइन ज्वाइन कर दिया ऐसे, बराबर, ये लाइन ज्वाइन कर दिया, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो प्लेनेट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 10 घंटा लगा, कितना घंटा लगा, 10 घंटा लगा, बराबर। यहाँ से तो मतलब ये लाइन कहाँ गई, यहाँ आ गई, तो इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया, ये वाला एरिया कवर किया। अब मान लो ये प्लेनेट किसी समय में ई पॉइंट पे होगा, और ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आने के लिए भी उसको 10 घंटा लगा, तो ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आने के लिए 10 घंटा लगा, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, सही है ना, तो ये वाला एरिया कवर किया। तो ऐसा बोला है कि अगर सिर्फ इक्वल एरिया, प्लेनेट क्या करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल समय में, मतलब ये 10 घंटा था और ये 10 घंटा था, तो दोनों समय भी इक्वल हुआ, इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ। क्लियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये वाला लॉ आपको लिखना है और उसके साथ डायग्राम जरूर बताना, बनाना, आपका मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्कशन था, ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर का जो वन शॉट आईएमपी मैंने इसी वाले वीडियो में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना जरूर। 8.9 के व्यूज आ चुके हैं, मतलब काफी लोगों ने इसको देख लिया, 10 दिन में 8.9 के, ठीक है ना, फटाफट इसको चेकआउट करो। और देखो अपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइबर बहुत कम है, 20K का टारगेट है यार गाइस, 20K का टारगेट है, और इस वीडियो पे कम से कम 1K लाइक्स आने चाहिए, इतना काम कर दो। मैं सारे पेपर्स, जो भी प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे, और मेरे तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो भी आपके साथ में बोर्ड्स तक मैं डिस्कस करते रहूंगा। बस आप फटाफट विद इन द 10 डेज 5 डेज जो भी है, ये टारगेट कंप्लीट करवा दो इस वाले वीडियो पे, खास करके चैनल पे 20K सब्सक्राइबर, ठीक है। शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। आगे बढ़ते हैं। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, स्केप वेलोसिटी का मतलब है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्वायर्ड टू स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फूल। मतलब क्या कि मतलब मान लो ये हमारा अर्थ है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये वो लाइन है समझो, जहां पे अर्थ की ग्रेविटी पहुंच रही है। मतलब क्या कि मान लो इस लाइन के अंदर कोई भी होगा तो वो अर्थ के ऊपर गिर जाएगा, बट इस लाइन के बाहर कोई होगा तो वो अर्थ के ऊपर गिर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब मुझे क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर फेंक देना है, मतलब बाहर, इतना बाहर फेंकना कि वो वापस कभी अर्थ पे नहीं आए। तो मैं यहाँ पे मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा और इसको लॉन्च कर दिया हमने, कब तक लॉन्च करेंगे, जब तक वो अर्थ के इस वाले लाइन से बाहर चले जाएगा, तब तक। बात समझ में आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी अर्थ के सरफेस से कम वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट एक्वायर्ड टू स्केप टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखो नाम में ही है एजेंट, नाम में ही क्या है, एजेंट। एजेंट मतलब क्या, दूसरे का काम करवा के दे रहा है। क्या काम करके दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है।
सामने वाले को जो ऑक्सीडाइज करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या, केमिकल सब्सटेंस, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है, विच ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल। इसका काम है ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाना कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सके। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब समझते हैं, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्लियर है, बराबर। मतलब समझते हैं यहाँ पे देखो, इथाइल अल्कोहल, लुक एट दिस, ये एक इथाइल अल्कोहल था। अब यहाँ पे हमने एक केमिकल इस्तेमाल किया जिसका नाम था K2Cr2O7। अब इसका काम क्या पता, ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या कि सामने वाले को ऑक्सीजन अवेलेबल करवा के देता है, ले भाई मैं देता हूँ ऑक्सीजन, तू फटाफट ऑक्सीडाइज हो जा। तो इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दिया। अब ये ऑक्सीजन अल्कोहल ने ले लिया और अल्कोहल कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिड में, और इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। ले बेटा ऑक्सीजन ले, फटाफट ऑक्सीडाइज हो जा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट शेल। समझते क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के वजह से। अब इसमें हम कुछ शेल्स बना लेते हैं, जैसा एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, बना दिया शेल। अब क्या करेंगे, आपको पता सेंटर के अंदर न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। दिख रहा है आपको आउटर मोस्ट शेल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो दूरी होती है इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी। आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख के अगर ये डायग्राम बना दोगे ना, टीचर आपकी फैन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का आपको डिफरेंस बताना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, मान लो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है ए, और वो ए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो क्या बन गया, AO बन गया। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है डिफाइन करने का, लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मान लो एक बी नाम का उसके साथ हाइड्रोजन पहले से लगा है और इस बी ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को लॉस कर दिया। पहले चिपका हुआ था, अभी हाइड्रोजन दूर चला गया। मतलब यहाँ पे हो गया वापस से ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है, ऑक्सीजन से चिपकना या हाइड्रोजन से अपने से दूर भगाना। मतलब ए स्त्री कल आना, भाग जाए यहाँ से। बात समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से चिपकना या हाइड्रोजन को दूर भगाना। क्लियर है। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मान लो ए था और इस समय ए ने हाइड्रोजन चिपका लिया अपने से, हाइड्रोजन को बोला आजा मेरे पास। और मान लो बी था और इस समय बी ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को अपने आप से दूर भगा दिया। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ रिडक्शन का, हाइड्रोजन से चिपकना या ऑक्सीजन को दूर भगाना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा यहाँ मैग्नीशियम देखो अपने आप से ऑक्सीजन को चिपका दे रहा है, देखो MgO बन गया। मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आप देखो ये कॉपर ऑक्साइड था, इस ऑक्सीजन देखो यहाँ का जो ऑक्सीजन थे वो अभी कॉपर के साथ है क्या, यहाँ पे नहीं। तो कॉपर ने ऑक्सीजन को दूर भगा दिया, मतलब ऑक्सीजन को दूर भगा दिया। देखो ऑक्सीजन को दूर भगा दिया, मतलब यहाँ हो गया रिडक्शन। इसने ऑक्सीजन को पास बुलाया और इसने ऑक्सीजन को दूर भगा दिया। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एक डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल लिखोगे, काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड ऑफ द हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये ऊपर से मैंने छोड़ दिया। अब आप बताओ जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से रिलीज करेंगे तो इस समय पे इस ऊपर वाले पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा। आप सभी को पता ऊपर वाले पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आया। जैसे मैंने इसको छोड़ा, धड़ाम करके ये नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिरने में इसको कितना समय लगा, इसको लगा 5 सेकंड का समय। और कितना दूरी कवर किया इसने नीचे आते आते, इसने दूरी कवर कर दिया 5 मीटर का। सवाल पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे काइनेमेटिक्स का दूसरा वाला इक्वेशन, ये वाला ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब पूरा 0 हो गया। तो क्या बच गया, s इजिकल्स टू हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब 5 मीटर नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया ऑब्जेक्ट आ गया 5 मीटर नीचे। सही है, सामने बच गया हाफ, ये बच गया ए। और कितना टाइम लगा 5 मीटर नीचे आने में,
5 सेकंड लगा, आप यहाँ देख सकते हो 5 सेकंड का समय लगा। अब सिंपल सा 2 इधर मल्टीप्लाई में डाल देंगे तो ये 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 5 स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 होता है। इधर बच गया ए, आ गया समझ में। अब देखो 5 से 5 हो गया कट, ऊपर बच जाएगा 2, नीचे बच जाएगा 5 और इधर बच जाएगा हमारा ए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 0.4 आ जाएगा और ये हमारा मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट का। भी यहाँ पे अर्थ नहीं बोला, अर्थ बोलते 9.8 होता ना, दूसरा कोई भी प्लेनेट है, रैंडमली प्लेनेट है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, बराबर। तो इतना सिंपल सा सवाल हमने ये भी कर दिया सॉल्व। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, पेपर भी आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक hit the like button. Thank you so much for watching. Keep sharing.